ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है। किसी भी सिचुएशन में कभी भी परेशान मत होना। एक दरवाज़ा बंद होगा तो वो 1000 दरवाजे खोलेगा। दरवाज़ा ढूंढना हमारा काम है। ज़िंदगी को खर्च करना हमारा काम नहीं है। ज़िंदगी को खुशी से जीना हमारा काम है। ज़िंदगी हमने नहीं चुनी, इस ज़िंदगी ने हमें चुना है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, नर्क बनाना हमारा काम है। ज़िंदगी खुद रास्ते दिखाती है, तो अपने रास्ते चुनो और निकलो। जो दूसरों से जीतता है वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीतता है, जो खुद से जीत गया, वो सबसे ताकतवर है। अगर तुम सही हो, अपने काम से काम रखती हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हो, किसी को शो ऑफ नहीं कर रही, फालतू का समय नहीं दे रही हो लोगों का अटेंशन पाने के लिए, तो लोग तुम पर हंसेंगे। किसी के सामने सही साबित होने की ज़रूरत नहीं है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन ज़रूर उतर जाएंगे। खाली तुम बस सब्र रखो, मेहनत करो, क्योंकि याद रखना, संघर्ष में सभी अकेले ही होते हैं, उसके बाद तो पूरी दुनिया साथ में हो जाती है। ऐसा क्यों सोचती हो? तुमसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा, सिर्फ तुमसे ही होगा। ये वो लाइन्स है जो मैंने आज सुबह सुबह खुद को कही और खुद को मोटिवेट किया, खुद को अच्छा फील करवाया। और उसके बाद मैं शुरू हो जाती हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर। और सुबह सुबह मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स। तो हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लासें थी, वो एक फर्स्ट क्लास जो ख़त्म हो चुकी थी, जो मैंने मुमल की वार्षिकांक बुक से कंप्लीट की थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्डिंग वैसे तो कर नहीं पाएगी पढ़ते वक्त, तो मैं आपको दिखा दूँ, इसलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो सुपरफास्ट न्यूज़ है, जो इसी में है, तो वो हम कल शुरू करने वाले हैं। जो सुपरफास्ट न्यूज़ है वो हमारा नेक्स्ट डे रहेगा, और फिर सुपरफास्ट न्यूज़ को पढ़ेंगे जैसे आज तक वाले पढ़ते हैं। आज की ताज़ा खबर, इस तरीके से मैं इसको पढ़ने वाली हूँ। एंड टाइमिंग भी ख़त्म हो चुका था। मुझे लगा था मुझे इसे पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 40 मिनट के अंदर मेरी करंट अफेयर की क्लास ख़त्म हो गई। और फिर आगे मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। या तो मैं एक टॉपिक होता है उसको दाल जिसको मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। दाल या बस बहुत है भाई, पूरी प्लेट में आएगी ये तो। फैल गई वेलना नहीं, इधर ही रहने का, इधर वाले एरिया में आई तो देख लेना। दाल तुम्हारा मैं बना दूँगी कचुम्बर। ओह माय गॉड। और अभी मुझे चाहिए एक ही ब्रेड खाऊंगी इस दाल के साथ में। 2 ब्रेड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आई विल यूज ओनली 1। मेरे इंग्लिश के बारे में कुछ मत बोलना। मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ, थोड़ी बहुत टूटी फूटी, गलत सही। वो क्या बोलते हैं, बच्चे जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हम सिखाते हैं ना शिक्षण वीडियो में कि बच्चे जैसे इंग्लिश बोलते हैं उन्हें बोलने देना चाहिए, उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए। व्याकरण का ज्ञान ही जरूरी नहीं है असली, वो क्या बोलते हैं उसको, जलजा भाई। मेरे को फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। गर्म कर लेती हूँ पाव को ताकि ठंडा ना लगे। और इधर ये चाय है थोड़ी सी, इसको भी मैं गर्म कर लेती हूँ। हो जा गर्म। मैं चाय कम पीती हूँ, पर जब एक्स्ट्रा हो थोड़ी, देखो ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी है ना, जितनी मैं चाहती हूँ उतनी है। बस ये गर्मी थी पहले से, तो मैं इसको इसमें डाल दूँ। मेरी चाय चलनी थोड़ी सी यहाँ से ना। अरे 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 अरे, किसी रोज बनेगी तो राजा की रानी। हो गया हमारा पाव भी गर्म। कितनी चाय है देखो, हाफ कप बोला था ना मैंने, मेरे लिए हाफ कप चाय है। और दाल मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, आप लोगों को लगती है क्या? चलो, ये हमारा पाव भी तैयार हो चुका है गर्मा गर्म। एक पाव बहुत है, फिर अपनी चाय पी लेंगे, थोड़ी सी तो एनर्जी आ जाएगी। ओके। एंड मुझे इसमें थोड़ा नींबू डालना था, है क्या नींबू? किसी ने हाफ पाव और छोड़ रखा है। ये देखो, ये भी मैं गर्म करती हूँ
तोड़ के छोड़ देते हैं घर वाले। इसको भी गर्म कर लेते साथ में, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलो चलो, मुझे नींबू डालना है, नींबू चेक मिला ही नहीं। रात को पाव भाजी में नींबू था, अब मुझे मिला नहीं। चलो इसको लेके चलते हैं छत पर। आज कितना बताया कल तापमान? 1.8 डिग्री। धीरे धीरे घंटा हो चुका है, जिसमें से 1 घंटा हमने कृष्ण को दे दिया है। और अभी आज का जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार से है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, हल्की हल्की धूप है। पर अभी मैं नीचे की तरफ चलती हूँ। क्या हो गया है कैमरे को? ठीक है, मैं नीचे की तरफ चलती हूँ, मुझे घर का काम करना है, वो करके आती हूँ। करके नहीं आती हूँ, करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर वापस पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ छत पर। अभी मेरे बाल भीगे हुए हैं तो सुखाने के लिए, पर आज ज़्यादा खास धूप है नहीं। देखो कितना हल्का है आज का सूरज, और अभी भी हवा चल रही है, साथ में पतंगे भी उड़ रही है इर्द गिर्द। और सारे प्रोडक्ट्स मैं लेके आ गई हूँ छत पे, तो लगाते हैं। किताब भी यहीं लाते हैं, बाल सुखाते सुखाते एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और फिर मैं यहाँ बुक लेके आ गई थी, वही टॉपर्स नोट्स बुक वाली, और ज्योग्राफी पढ़ रही थी। इसमें जो जलवायु वाला हमारा टॉपिक था उसको मैंने ख़त्म कर दिया इस बुक से पढ़कर। एंड इस बुक में कुछ 1-2 टॉपिक थे जो लास्ट में एडिशनल थे। कुछ टॉपिक एडिशनल थे, ऐसे नहीं थे कि कुछ भी ज़्यादा मैंने पढ़ा। कुछ एडिशनल थे जो हम नहीं पढ़ते हैं, अदरवाइज़ मुझे भी नहीं लगता उसको पढ़ने की जरूरत। हम यूँ ही उसके आंसर कर देते हैं। वो जलवायु टॉपिक ऐसा है। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या छत पर बैठकर पढ़ाई हो जाती है? मेरी तो नहीं हो पाती है रियल में। मुझे इससे बेहतर लगता है मैं नीचे सर्दी मर लूँ। ऊपर नीचे पढ़ाई तो हो जाएगी, माना कि सर्दी लगेगी पर पढ़ाई हो जाएगी। ऊपर सर्दी नहीं लगेगी पर उतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो धूप का सर्दी का यही मौसम होता है, और यही पतंगबाजी का मौसम होता है। तो इर्द गिर्द बच्चे हैं, माना कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर वो जो एग्ज़ाम देखने के बाद में जो उनके स्ट्रेस होता है वो उसी पतंग को उठाकर ही दूर करते हैं। तो इर्द गिर्द थोड़ा बहुत शोर शराबा भी रहता है। एंड घर में भी मतलब कैडबरी खाइए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। वो बोलते हैं ना, क्रेविंग, मूड चेंज, ऐसे। मैं इतना ही मीठा खा पाऊँगी। और उसके बाद मैं आती हूँ नीचे और संभालती हूँ अपनी ज्योग्राफी के नोट्स को, और इन्हीं नोट्स को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और इसी से अपने टॉपिक को ख़त्म कर देती हूँ, जलवायु वाला। और अभी मुझे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं। कोपेन वाले को मैंने अच्छे से याद किया है और वो अच्छे से समझ में आ गया। कुछ ट्रिक थी जो मैंने पहले लिखी थी, कुछ ट्रिक है जो लिखी हुई भी है पर वो अच्छे से दिमाग में नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ये टॉपिक जल्द ही मैं ख़त्म कर दूँगी। एंड ये नोट से ख़त्म हो चुका है। मेरी आ चुकी है, पर चाय में एक मिस्टेक हो चुकी है, चीनी डालना भूल गए हैं इसमें। तो अभी मैं चीनी डालकर इसको वापस गर्म करके लेके आती हूँ। फिर मैं पढ़ रही थी इंग्लिश के टीचिंग मेथड को। तो एक बार में अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से टीचिंग मेथड पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में कम घुसता है। मेरे दिमाग में तो ये कम घुसता है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसकी पिक्चर क्लिक करती हूँ एंड उसको ट्रांसलेट हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। फिर एक एक इंग्लिश की लाइन पढ़ती हूँ और एक एक हिंदी की लाइन पढ़ती हूँ, जिससे उस इंग्लिश की लाइन का मीनिंग भी समझ में आता है। कुछ हार्ड मतलब डिफ़िकल्ट जो स्पेलिंग्स होती है, मीनिंग्स होते हैं, उनको भी अंडरलाइन करके फिर उनका अर्थ भी नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। ये जो हिंदी वाला नया जो ऐप आया है, सॉरी गूगल की तरफ से जो नया ऐप है, इसका ऐड भी बहुत आता है। पता नहीं मेरे फ़ोन में कैसे अपने आप ही डाउनलोड हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो इसका लाभ उठाते हैं। और इसके मैंने इसकी पिक्चर क्लिक की और मैं उससे फिर डायरेक्टली लिख रही थी कि हिंदी ट्रांसलेशन, मुझे इस पेज की हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए। तो ये पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करके दे रहा था, और इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 करके मैंने इसमें 6-7 पेज थे इस टॉपिक के, जिसमें 3 पेज मैं कल कर चुकी थी और 3 पेज जो आज थे जिसको मैंने आज ख़त्म किया है। इस तरीके से अगर आपको भी इंग्लिश टीचिंग मेथड पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं
और अदरवाइज़ पहले मैं क्या करती थी, जब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था या इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी या मेरे पास मेरा पुराना वाला फ़ोन था, तब तो मैं यही करती थी। जो मेरे पास एक ऐप था वो भी गूगल ट्रांसलेट वाला ही था, उसके अंदर पूरी पिक्चर क्लिक करके उसको कॉपी करती थी जितना भी लिखा होता था, फिर उसको वहाँ पे पेस्ट करती थी और पेस्ट करने के बाद में वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट को आ जाती थी। फिर मैं उस तरीके से पढ़ती थी। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पर है तो सिस्टम सेम यही। अदरवाइज़ अब ये डायरेक्ट फ़ोटो खींच के आप ले सकते हो। पहले भी उसमें इससे था कि फ़ोटो खींचना, उसके बाद ट्रांसलेट करने के लिए उस ऐप पे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ही हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही ठीक है, थोड़ा तो फ़ायदा उठाऊँ इस ऐप का। अदरवाइज़ ये ऐसे ही मेरे फ़ोन में स्टोरेज लेता। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। और फिर मैंने इससे रिलेटेड क्लास भी सर्च आउट करने की कोशिश की ताकि मैं कुछ क्लास भी ले पाऊँ और कुछ चीज़ें भी समझ पाऊँ। रियल में ये बहुत ही ईजी वे लगा मुझे और टॉपिक पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो गया कि ये इसी में वही है कि मतलब जो प्रिंसिपल है, सीखने के सिद्धांत ये क्या होना चाहिए, भी प्रेरणा होनी चाहिए, बच्चों को रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को उनकी एक्टिविटी के आधार पर करवाया जाना चाहिए। तो मोटिवेशन का सिद्धांत आता है, इंटरेस्ट का सिद्धांत, बालक की जिसमें रुचि हो वो चीज़ करवानी चाहिए। तो अच्छा लगा मुझे इसको पढ़कर भी। और कभी कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ईजी थी जो जिसको ट्रांसलेट ना भी करे तो भी समझ में आ जाता है, और कुछ कुछ रियल में बहुत हार्ड होता है। इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग का ही खेल है सारा इंग्लिश में, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से स्पेलिंग आ रही है तो आप अच्छे से कर पाओगे, अगर नहीं आ रही है, आपको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो क्वेश्चन है, डब्बा ही है मान लो, और आप उस वक्त बॉक्स को नहीं खोल पा रही हूँ। तो दिक्कत बस इंग्लिश में यही होती है। इसीलिए मैंने इंग्लिश को भी चुना है कि मैं भी इंग्लिश कर लेती हूँ, एक दो बार हो जाएगा ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ फिर है ना लास्ट में जो हमारा रह जाता है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। और मेरी सारी शिक्षण विधियाँ हो चुकी है, एक इंग्लिश ही रही है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अभी साथ साथ में ही कर देते हैं, अभी वक्त भी है, टाइम भी है, और अदरवाइज़ वैकेंसी में भी वैकेंसी से भी किसी का कोई लेना देना नहीं है, इन किताबों का भी नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको अभी कर रही हूँ मैं। आप लोग कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश की टीचिंग मेथड? और मैंने क्लास भी देखने की कोशिश की, क्लासें पढ़ी है। देखो मेरे पास भी संकल्प क्लासेस का जो कोर्स है उसके अंदर भी इंग्लिश करवाया हुआ है उनका, पर उन्होंने ना प्रिंसिपल्स नहीं करवा रखे, या हो सकता है किसी और क्लास के अंदर डाल दिए गए हों लास्ट में थोड़े बहुत, पर वैसे नहीं करवा सके। उन्होंने सेकंड वाला जो चैप्टर है कम्युनिकेशन वाला वो ज़रूर करवा रखा है, तो मैं ज़रूर वो कल उनकी क्लासें लूँगी और फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा 5 या 6 है चैप्टर ये टोटल इसके अंदर, तो वो हो जाएगा इसके अंदर। आप लोग कैसे पढ़ते हैं ये मुझे ज़रूर बताना, किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की क्लासें लेते हैं, किस तरीके से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। मैंने अपने नोट्स से भी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ इसी बुक से पढ़ रही हूँ। देखो 2-3 बार तो रिवीजन मेरा हो जाएगा इसी तरीके से, पहले मैंने इस बुक से पढ़ लिया है तो हो जाएगा, फिर मेरे नोट्स से पढ़ूँगी तो हो जाएगा। एंड फिर आप ऑनलाइन क्लासें वगैरह लेते हो तो इस तरीके से 3-4 बार आपके दिमाग में एक टॉपिक आ जाता है, घूम जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अदरवाइज़ आप एक ही बार पढ़ के छोड़ दो तो कह दे तो मेरा टॉपिक हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो रहा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन ही होते हैं जो हम PYQ करते हैं, वही होता है। तो मैं इसके PYQ भी करने की कोशिश करूँगी। टेस्ट में दे रही हूँ तो उसमें तो मेरे इंग्लिश में 5 में से 2, कभी 2 सही हो जाते क्वेश्चन, कभी 3 हो जाते, कभी 4 भी हो जाते। तो ये जो प्रोसेस है वो चली हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि 5 में से 5 ही सही हो जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो इसीलिए मैंने इसको अभी करने का कोशिश की है, ताकि अगर आगे हम टेस्ट दें तो ये ना हो कि ये मैटर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है और हम इसको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारा फुल टेस्ट देते हैं उसके अंदर जो रिजल्ट निकल के आता है इसको वो इफ़ेक्ट करता है, हमारी फ्रिक्वेंसी को इफ़ेक्ट करता है, हमारे मार्क्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इसी वजह से मैंने अभी इसको करने की सोची है। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा। और इंग्लिश में ना समझने के लिए अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत आसान है, हिंदी से बहुत ज़्यादा ईजी और आसान है इंग्लिश। बस यही है कि हमें बचपन से कोई अच्छा वो टीचर नहीं मिलता है, या अच्छे से सबकी इंग्लिश एक जैसी होती है, मुझे इतना पता है। बहुत कम लोगों की इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने इंग्लिश में मास्टरी कर रखी है वो लोग भी थोड़ा इंग्लिश से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते जितना हम हिंदी लैंग्वेज के साथ में हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फेयर है, क्योंकि हमें इतनी अच्छे से आती नहीं है ना, हम डेली यूज़ में नहीं लेते हैं इसको। तो वही है, हमें अपनी मातृभाषा का यूज करना चाहिए, हमारी दूसरी लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से थोड़ा गड़बड़ इसके साथ में बेचारे के साथ में चलता रहता है, और हमें अब इसे इतना ही मतलब है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाए बस। तो इस तरीके से मैं इसको कर रही थी। चैप्टर था वो ख़त्म होता है, एंड इसके अंदर हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सेकेंड डे आज था 19 दिसंबर, और इसमें इंग्लिश प्रिंसिपल जो टीचिंग था वो ख़त्म होता है ये हमारा चैप्टर। और अभी मैं जो लूँगी इसकी क्लास लेने वाली हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास।
मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हिमांशी मैम की क्लास ली थी, जो एक थी जो छोटी सी थी बस। उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया अपना हिस्ट्री वाला चैप्टर, सॉरी हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट। और हिस्ट्री के अंदर अभी जनजातियाँ चल रही थी तो फटाफट मैंने जनजाति पढ़ी। इसके अंदर जो मैं गोविंद गिरी वाला टॉपिक का जो मैं पढ़ रही थी और मोतीलाल तेजावत वाला। फिर मैंने क्लास भी ली सुभाषचरण सर की, और जो मेरी बुक थी जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके जो मिक्सिंग PYQ क्वेश्चन होते हैं वो वाली बुक थी, तो मैंने इस बुक से करने की कोशिश की जनजाति वाला टॉपिक, जनजाति आंदोलन वाला टॉपिक। तो करने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, क्वेश्चन भी थोड़े ही थे और वो हो गया था। और सब कुछ पूरा पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया ये रियल में क्वेश्चन है इन दो से आया हुआ है, या तो गोविंद गिरी से आया हुआ है या मोतीलाल तेजावत से आया है। अगर आप जनजाति आंदोलन पढ़ रहे हो तो इन दो के अलावा जो थोड़ा बहुत आया हुआ है वो मेरा जो जनजाति आंदोलन है उससे संबंधित आया है। उसके अंदर भी वो जो कानून है उसके बारे में पूछ रखा है और कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रखा। और इसके बाद में मैंने NIOS के नोट्स हैं उसको पढ़ना शुरू किया। ये चैप्टर मेरा अधूरा था 4th नंबर वाला, तो मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, क्योंकि इसके अंदर टोटल 23 जो पेजेस थे उसके अंदर 11 मैं पहले पढ़ चुकी थी, 11 पेजेस अभी बाकी, 11-12 पेजेस तो थे जो बाकी थे, तो मैंने सोचा इसको आज ही ख़त्म कर देती हूँ। एंड NIOS के नोट्स कंप्लीट होने के बाद उसमें उसके बाद बारी आती है हमारी पॉलिटी की। जो राजस्थान सामान्य जो अध्ययन था हमारा उसके अंदर प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले राज्यपाल को। एंड राज्यपाल के बारे में इसमें डिटेल से दे रखा था, फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में डिफरेंसेस बता रखा था। और ये पढ़ने के बाद में मैंने शुरू की ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लासेस बहुत ज़्यादा मतलब बना नेटवर्क इशू था, पता नहीं क्या था, पर ये क्लास बड़ी थी तो ज़्यादा ही चक्री खा रही थी, तो इसलिए मैंने पहले इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करके मैंने 2 क्लासेस की थी। दोनों क्लासों डाउनलोड किया और दोनों को ही रात को देख के फिर मैं सो गई। और दोनों क्लासें लेने के बाद में मुझे अच्छा लगा कि एक टॉपिक तो समझ में आया, अब धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कर लेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।